हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने ऑफ़र देख लिया था, तो आज हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्टेंस जो है वो 2 सब क्लॉज बी में प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ये एक्सेप्टेंस जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रपोज़ल क्या होता है। प्रपोजल होता है वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू ऑफ हिज ऑब्टेनिंग एसेंट टू सच थिंग और एब्सटेंस। ठीक, तो एसेंट की बात की थी। ठीक, तो ये एक्सेप्टेंस जो है ये वही एसेंट है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई है। पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। ठीक, उस पर्सन को जिसको प्रपोजल किया गया है वो एसेंट दे देता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, और बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक, अब इसमें एक एंसन साहब की हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद रखना ही रखना है। तो उन्होंने एक्सेप्टेंस के बारे में भी बताया था। एक्सेप्टेंस इज एन ऑफर एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर वॉट लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेल ऑफ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो चीज़ है जो ट्रेल ऑफ गन पाउडर के लिए लाइटेड मैच स्टिक है, माचिस है। इट प्रोड्यूसेस समथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। वो कुछ ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है जो रिकॉल नहीं किया जा सकता या जिसको अंडन नहीं किया जा सकता। जैसे माचिस अगर बारूद से लगती है तो वो आग को प्रोड्यूस करती है, वैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफर से मिलता है तो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस अगर प्रपोजल से मिलता है तो वो प्रॉमिस को जन्म देता है। ठीक, और प्रॉमिस के बाद ही से बाइंडिंग इफेक्ट आने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो अब हम कुछ एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। एक्सेप्टेंस उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा जिसको प्रपोजल दिया गया है। जैसे ए ने बी को प्रपोजल दिया है तो बी के द्वारा ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और कोई पर्सन इसके बिहाफ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है तो फिर उसी स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, या फिर पर्सन ऑथोराइज, इस पर्सन ने किसी को ऑथोराइज़ किया है तो फिर उसके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक केस, बहुत ही लैंडमार्क केस है, देख लेते हैं। पॉवेल वर्सेस ली का 1908। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिव जो होता है वो स्कूल में अप्लाई करता है टीचर के लिए, अपना इंटरव्यू वगैरह देता है, और अपॉइंट जो बोर्ड होते हैं वो अपॉइंट कर लेती है उसको, लेकिन बताती नहीं है कि आप अपॉइंट हो चुके हैं। तो अपॉइंटमेंट हो जाती है लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया जाता है। तो कम्युनिकेशन लेकिन उसको कम्युनिकेशन जो है वो अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा हो जाती है, जो ऑथोराइज नहीं है, जो उस बोर्ड का मेंबर नहीं होगा या उसको अथॉरिटी नहीं होगी कि वो कम्युनिकेट करे। जैसे मान लीजिए किसी प्यून ने सुन लिया बोर्ड की मीटिंग में कि इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उसने जाके प्यून ने बता दिया इससे, तो लेकिन वो ऑथराइज कम्युनिकेशन तो है नहीं। और फिर बाद में क्या होता है, बोर्ड जो है वो कैंसिल कर देती है रिजोल्यूशन, उसको अपॉइंटमेंट करने की रिजोल्यूशन को कैंसिल कर देती है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगा जब वो बोर्ड के किसी मेंबर द्वारा, जो भी ऑथोराइज्ड होगा, वो अगर कम्युनिकेट करेगा तब। और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर कम्युनिकेट करता है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और इसके क्या एसेंशियल्स हैं। एक्सेप्टेंस कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। जनरली जनरल ऑफर में ऐसा होता है, जैसा हमने देखा था कि जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज को होता है। तो इसमें जैसा हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाले केस में देखा था कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि जो भी इन्फ्लुएंज़ा को कांटेक्ट करेगा आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो अगर उसको इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है तो वो कंपनी जो है उसको 100 पाउंड्स रुपए कंपनसेशन देगी।
तो ये तो जनरल ऑफ़र है, कितने भी लोगों के लिए वो है, ओपन है। लेकिन जो कार्लिल है उसने इसको एक्सेप्ट किया बाय बाइंग द मेडिसिन एंड टेकिंग इट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। ठीक, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेते हुए उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। तो वो तो कंपनी से तो बताने गया था नहीं था कि मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये देखिए मैं दवाई खा रहा हूँ आपके सामने, वो उसने ऐसा तो किया नहीं था। बट ये यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो थी वो कंडक्ट के थ्रू थी। तो यहाँ पे जनरल ऑफ़र में या फिर जनरल ऑफ़र में ऐसा होता है जनरली कि कंडक्ट के थ्रू भी एक्सेप्टेंस को माना जाता है। एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे होगा? बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय राइटिंग और बाय कंडक्ट। कंडक्ट के बारे में बात कर लिया हमने, राइटिंग भी हो सकता है और वर्ड्स ऑफ माउथ भी हो सकता है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि एक्ट और ओमिशन के थ्रू भी हो सकता है। ये कंडक्ट की बात करता है कि कोई एक्ट कर दीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए वो प्रपोजल दिया गया है तो आप उसको इनिशिएट कर दीजिए, तो वो भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। या फिर किसी ओमिशन के द्वारा भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9 कहता है इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, अगर आप या तो आप एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करें या फिर इम्प्लाइडली कम्युनिकेट करें। एक्सप्रेसली वही होगा अपना राइटिंग या फिर वर्ड्स ऑफ माउथ से, और इम्प्लाइडली बाई कंडक्ट होगा। ठीक, इसमें एक केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटली का 1863। तो इसमें अंकल ने लेटर भेजा नेफ्यू को कि मैं आपका घोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ, हॉर्स परचेज़ करना चाहता हूँ, और अगर आप इस लेटर का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसको भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो मतलब आपको एक्सेप्टेंस का लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेटर नहीं भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है आपकी तरफ से, तो फिर हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। तो नेफ्यू ने रिप्लाई तो नहीं किया अपने अंकल को, लेकिन उसने अपने ऑक्शनर से बोल दिया कि उस घोड़े को बेचना मत, वो अंकल के लिए है, हैं। लेकिन ऑक्शनर जो है वो गलती से इसको सोल्ड कर देता है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट किया गया है ऑक्शनर को, लेकिन अंकल को नहीं किया गया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ऑक्शनर को हुई है, अंकल को नहीं हुई है। ठीक, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद अगला आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये सेक्शन 7 में हम लोग देखेंगे। अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो करेस्पॉन्ड करना चाहिए एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए जिस चीज़ के लिए ऑफ़र दिया गया है वही चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे कार के सेल के लिए बात हुई है और 2 लाख प्राइस है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे सेम थिंग के लिए ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कोई भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑफरर जो है उसने कहा कि लेटर के थ्रू होना चाहिए, तो फिर लेटर के थ्रू होगा। अगर होना चाहिए मोबाइल फ़ोन कॉल से होना चाहिए तो फ़ोन कॉल से होना चाहिए। अगर टेलीग्राफ से होना चाहिए तो टेलीग्राफ से होना चाहिए ना। जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में ही होना चाहिए। अगर ये सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है, और अगर मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो फिर किसी यूजुअल या फिर रीज़नेबल मैनर में होना चाहिए। रीज़नेबल मैनर मतलब कोई भी रीज़नेबली प्रूडेंट मैन सिमिलर सिचुएशन में यही काम करता है ना। तो ये था हमारा एक्सेप्टेंस के बारे में। अब इसके बाद ऑफ़र हो गया है, एक्सेप्टेंस हो गया है, अब हम इसके कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि ऑफ़र व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, और यहीं से इसमें बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक, तो ये भी हो गया। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।